लें जी, जब सवाल जवाब ही होने हैं, वही हमारा रिवायती तरीका। उफ, मुश्किल सवाल। फ्लैश लिमिटेड एक कंपनी है जो कि लाहौर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ फ्लैश लिमिटेड अपनी मीटिंग में जो अप्रैल 1, 2009 को हुई है, रिकमेंड कर चुके हैं इंटरिम कैश डिविडेंड 25%। कैसा डिविडेंड है ये? इंटरिम। और कौन अनाउंस कर रहा है? डायरेक्टर्स। बोर्ड हैज अनाउंस द डेट ऑफ बुक क्लोजर फ्रॉम अप्रैल 23 से अप्रैल 30, 2009। बुक क्लोजर की डेट्स भी बता दें, यानी इंटरिम डिविडेंड है, बुक क्लोजर की डेट भी बता दी, डिसीजन की डेट भी बता दी। सवाल फैलता जा रहा है। और डिविडेंड भी कितना है? 25%। डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अबव डिविडेंड। ऑल्सो डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन स्पेसिफाइड टाइम। उन्होंने कहा ऊपर वाली बातें समझो और रिक्वायरमेंट बताओ इसकी पेमेंट के हवाले से। ये डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड है, इसकी पेमेंट कब होनी चाहिए? 10 डेज ऑफ डिक्लेरेशन, 10 वर्किंग डेज ऑफ डिक्लेरेशन। और डिक्लेरेशन कौन सा दिन है भला? बुक क्लोजर का फर्स्ट डे। अब हमने सिर्फ ज़बानी बात नहीं करनी, जब उन्होंने इतने ध्यान से डाटा दिया है तो इस डाटा में से उठाएं। बताएं व्हाट इज़ डेट ऑफ डिक्लेरेशन? 23 अप्रैल, फर्स्ट डे ऑफ बुक क्लोजर। तो आप कहेंगे 23 अप्रैल वो है बुक क्लोजर का फर्स्ट डे है, यहाँ से 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए। अब अगर सवाल के नंबर ज़्यादा होते और सिर्फ इतना ही पूछा होता तो हम चले जाते पेमेंट कैश में हो सकती है, फलाना हो सकती है, इस तरह की वैरायटियाँ कर देते। तो उन्होंने कैश का है ना, तो ये कहना शुरू कर देते कि हाँ भाई लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी बैंक ट्रांसफ़र करेगी। लेकिन सवाल में चूँकि उन्होंने कुछ और बातें भी पूछी तो हमारे पास कुछ और लिखने को है। उन्होंने कहा ऑल्सो डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन स्पेसिफाइड टाइम। 5 to 5 और 5 to 5 को एक्सप्लेन ही करने बैठे तो अच्छा खासा बन जाता है। तो लिस्टेड कंपनी का इंटरिम कैश डिविडेंड है तो बैंक में पे होगा। और डेट ऑफ डिक्लेरेशन है बुक क्लोजर का स्टार्टिंग डे, क्योंकि इन्होंने कह दिया है कि बुक क्लोजर भी मौजूद है। जी, अब अगर चूंकि बुक क्लोजर भी मौजूद है तो बुक क्लोजर का जो स्टार्टिंग डे है वो आपका रेफरेंस डे बन जाएगा। इंटरेस्टिंग बात है कि जिस वक्त ये सवाल आया था उस वक्त रूल डिफरेंट हुआ करते थे, तो सोल्यूशन के साथ हल्की फुल्की सी चेंजेस हुई हैं, लेकिन हो सकता है आपको कुछ रेफरेंस पुराने मिलें। और उस ज़माने में ये रूल भी नहीं था कि लिस्टेड कंपनी सिर्फ बैंक से ट्रांसफ़र करे। तो आज के हिसाब से हम इसके जवाब को देखेंगे कि लिस्टेड कंपनी बैंक से ट्रांसफ़र होगा और 10 वर्किंग डेज फ्रॉम 23 अप्रैल आपकी गिनती शुरू हो जाएगी। जी, अब 23 जो है वो फर्स्ट डे है, यहाँ से 10 वर्किंग डेज स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब 10 वर्किंग डेज गिनते कैसे हैं? जिस दिन से शुरू करना है ना उससे अगले दिन पे आके एक दिन पूरा होता है। आप 23 पे खड़े हैं और 23 से गिनती शुरू होनी है, तो 23 से 24 पे पहुँचे एक दिन पूरा हुआ, यानी 24 पहला दिन कंप्लीट हुआ है। तो डे 1 24 है बेसिकली, यानी आपने हमेशा आगे की तरफ गिनती गिननी शुरू करनी है। उस दिन से 10 वर्किंग डेज के अंदर पेमेंट होनी चाहिए। उस दिन से आगे 10 वर्किंग डेज, तो उस दिन समेत 11वां दिन बनेगा। उससे आगे जाएंगे, मैं 23 पे खड़ा हूँ और मैंने कहा नेक्स्ट 10 वर्किंग डेज, तो 24, 25, 26 ऐसे करके बीच में जो सैटरडे संडे वगैरह हैं वो माइनस हो जाएगा। सेकेंड पार्ट क्या कहता है? स्टेट द सिचुएशन इन नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड वुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन ऑफेंस अंडर कंपनीज एक्ट। बता देंगे कितने नंबर का सवाल है? ऊपर का 6 और 5, टेक्निकल एलिमेंट 3 से 4 नंबर का और 7 से 8 नंबर का रट्टा। बट सवाल को देख के इतना खौफ हो जाना है कि बंदा यही कंफ्यूज हो जाएगा कि पता नहीं मेरे से क्या कैलकुलेशन मांग लेंगे, पता नहीं क्या होगा। उन्होंने पास होने का ये देख रहे हैं, 5 तो सीधे सीधे नंबर दे दिए और कॉन्सिक्वेंसेज में। तो सम टाइम सवाल को देख के डरना नहीं है, अक्सर सवाल के बीच में आपको रट्टा भी मिल जाता है। थोड़ा ऊपर चल के देखते हैं। एक्सप्लेन वेदर और नॉट फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। बताएं जो जुमला दिया हुआ है कंपनीज एक्ट के मुताबिक सही है या नहीं।
सपोर्ट योर आंसर विद रीजन, अपने आंसर को रीजन से सपोर्ट करें। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड चीफ एग्जीक्यूटिव मे डिक्लेयर डिविडेंड इन द जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट। अस्तगफिरुल्लाह, जुमले में कचरा ही कचरा है। पता नहीं आपको उतने कचरे नजर आए या नहीं। पहली बात उन्होंने कहा देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कहीं गलत बात, ऐसे नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है, हर प्रॉफिट से नहीं दे सकते, कुछ प्रॉफिट से दे सकते हैं, कुछ प्रॉफिट से नहीं दे सकते। अगली बात उन्होंने क्या की, उन्होंने कहा चीफ एग्जीक्यूटिव मे डिक्लेयर। चीफ एग्जीक्यूटिव तो नहीं डिक्लेयर करता, या डायरेक्टर्स करते हैं या मेंबर्स मीटिंग में करते हैं, आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप बताएंगे कि कंपनी लॉ ने बताया है कि डिविडेंड इस प्रॉफिट से दे सकते हैं, इस प्रॉफिट से नहीं दे सकते, और डिविडेंड या डायरेक्टर्स या मेंबर्स वो करते हैं। तो इस जुमले में जो मिस्टेक्स हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसमें एनी प्रॉफिट है और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये मिस्टेक्स है। क्लियर? एक्सप्लेन द एक्सेप्शन टू फॉलोइंग प्रोविजन। नीचे प्रोविजंस दी होंगी, एक सवाल है जिसके कई पार्ट्स होंगे, उनमें से एक पार्ट ये वाला है। वेयर अ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय कंपनी बट इज नॉट पेड विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन कंपनीज एक्ट, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंपनी शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 2 years एंड विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 5 million rupees। क्या इसकी कोई एक्सेप्शन है? क्या है एक्सेप्शन? अगर आप SECP को बता दें 45 दिनों के अंदर और उन जेन्युइन एक्सक्यूजेज में से कोई दे दें, नंबर है 5, अगर 1 नंबर का होता मैं कहता SECP को हम कुछ रीज़न दे दें तो हम बच सकते हैं। अब चूँकि 5 नंबर है तो फिर वो सारी रीज़न हमें बता के जो हमें पता है, इवन एंड पे वो डॉक्यूमेंट्स वाली बात भी लिखते हैं, पैसे पूरे, मतलब जो आता है ना उसमें तो पैसे पूरे करके उठाना है, बजाय इसके कि हम उन सवालों की तरफ जल्दी से भाग जाएं जिन पे अभी हमने सोचना है। तो जो आते हैं उसके नंबर नहीं मिस करने हैं, सारे नंबर लेने हैं उनके। डन। 20 फरवरी को FDA लिमिटेड के डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर किया इंटरिम डिविडेंड 30 जून 2013 के लिए। सब्सिक्वेंटली कंपनी हैज़ बीन अवॉर्डेड अ मेजर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच कंपनी नीड्स फंड इमीडिएटली। 20 फरवरी को आपने अनाउंस कर दिया, डिक्लेयर कर दिया भाई इंटरिम डिविडेंड, और सब्सिक्वेंटली कंपनी को एक मेजर बिजनेस मिल गया जिसके लिए पैसे चाहिए। इधर आपने डिविडेंड अनाउंस किया, उधर से आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई। कंसिक्वेंटली मैनेजमेंट विशेस टू डेफर पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, वो सोच रहे हैं कि डिविडेंड को ज़रा थोड़ा सा टाल मटोल कर लें। इन प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज एक्ट यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन वेदर FDA कैन डेफर द पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। क्या वो उसे डेफर कर सकते हैं? अगर कोई कानूनी रीज़न हो, अगर उन जेन्युइन सर्कमस्टांसेस में कुछ हो तो डेफर कर सकते हैं, अदरवाइज डिविडेंड 1 डिक्लेयर्ड ये क्या हो जाता है, जिम्मेदारी बन जाता है। कितने अरसे में देना पड़ता है? तो आप कहें भाई 10 वर्किंग डे में अब देना पड़ेगा, सिवाय इसके कि कुछ एक्सेप्शंस हो। क्या कॉन्सिक्वेंस है अगर आप डिविडेंड टाइम पे नहीं देंगे? 5 to 5, 5 नंबर के लिए। वो क्या सिचुएशन है जिसमें डिले अनलॉफुल नहीं समझा जाएगा? जब उन्होंने खुद ही पूछ लिया तो इसका मतलब ऊपर वो रीज़न देने की ज़रूरत ही नहीं है। सर ये भी पढ़ा था कि अगर मेंबर्स भी चाहे तो डिविडेंड ना ले तो ये भी जी। अब अगेन ये इंटरिम डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड में फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? डायरेक्टर के पास। अगर वो कह देते कि डायरेक्टर ने रिकमेंड किया एक फाइनल डिविडेंड और भी मेंबर्स की मीटिंग होनी है, तो हम फ़ौरन से कह देते कि मेंबर्स को चाहिए रोक दें डिविडेंड, चूँकि इंटरिम डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड 5 नंबर अट्टा, 5 नंबर अट्टा, 2 नंबर के लिए थोड़ी सी लॉजिक, तकरीबन 11 नंबर अट्टे में। कितना दिल कर रहा है कि पेपर में सवाल ये वाला है? इस 12-10 नंबर तो 100% यकीनी है। पेपर पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए उसके 20% इसी सवाल में मिल जाने हैं। डायरेक्टर ऑफ सिग्मा लिमिटेड विश टू रिकमेंड अ फाइनल डिविडेंड। सिग्मा लिमिटेड के डायरेक्टर एक फाइनल डिविडेंड देना चाह रहे हैं
अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एडवाइज द डायरेक्टर अबाउट द रिस्ट्रिक्शन इफ एनी विद रिगार्ड टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड की डिक्लेरेशन से रिलेटेड कोई रिस्ट्रिक्शन है तो बताएं, वो क्या डिविडेंड करना चाह रहे हैं, फाइनल डिविडेंड। बताएं जी, कोई रिस्ट्रिक्शन है उनके ऊपर? एक तो वो रिस्ट्रिक्शन है वो 2 तरह के प्रॉफिट्स वगैरह उससे नहीं दे सकते डिविडेंड। दूसरा, जो ये करेंगे वो हो जाएगा। हम कहेंगे आप रिकमेंड कर सकते हैं फाइनल अप्रूवल, और मेंबर अप्रूव देते हुए कम कर दें, रोक दें या एक्सेप्ट कर लें, मेंबर्स की मर्जी। अभी तक तो मज़ेदार सवाल लग रहे हैं। लो जी, आ गया सवाल। नहीं, 1 मिनट, ये फिर तो नहीं कॉपी पेस्ट हुआ होगा? ठीक है, ये ऊपर है और उसका पीछे यहाँ से शुरू हो रहा होगा। हमने 9th पढ़ा था ना अभी। 31 जुलाई 2015 को डायरेक्टर CEL के एक लिस्टेड कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड दिया 5 रुपये पर शेयर। पेमेंट करने से पहले कंपनी को ह्यूज लॉसेज हो गए हैं, मैसिव फायर हो गई है फैक्ट्री में, इंटरिम डिविडेंड अनाउंस कर चुके हुए हैं। CFO हैज़ इन्फॉर्म द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अबाउट CEL इनएबिलिटी टू पे द डिविडेंड। CFO ने कहा भाईजान पैसा कोई नहीं, फारे का काम, हम नहीं दे सकते डिविडेंड, हम जज्बाती हो गए थे, अनाउंस कर बैठे हैं। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? व्हेन एन इंटरिम डिविडेंड इज डीम्ड टू हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय CEL, किस दिन माना जाएगा कि इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर हो गया? बुक क्लोजर का जिक्र कोई नहीं किया उन्होंने, तो हम कहेंगे जिस दिन उन्होंने अनाउंस किया था उस दिन समझें हो गया, अनलेस बुक क्लोजर बता दिया होता। अब बुक क्लोजर तो उन्होंने नहीं बताया। Consequence of non-payment of dividend within stipulated time 5 to 5। अपनी मर्जी है, कभी 3 नंबर के लिए पूछते हैं, कभी 5 नंबर के लिए। Circumstances under which DEL may not be responsible to pay dividend to certain shareholders। एक चीज़ हमें समझ आ गई है कि उनको पसंद एक ही टॉपिक है, ज़्यादा से ज़्यादा वो पूछ लेते हैं कौन कौन से प्रॉफिट से दे सकते हैं, कौन से नहीं दे सकते। तो तकरीबन ये पीछे वाले सवाल जैसी ही चीज़ है। क्लियर? 7, लो जी, अब एक सवाल है। डायरेक्टर जनरस लिमिटेड के लिस्टेड कंपनी, उन्होंने डिविडेंड रिकमेंड कर दिया है 40% ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कंपनी के प्रॉफिट्स का 40% उन्होंने डिफाइन कर दिया है कि हम डिविडेंड देंगे। हाउएवर इन एनुअल जनरल मीटिंग, रिमोट है, however in an annual general meeting the shareholders demanded that 60% of undistributed profit should be distributed as dividend। डायरेक्टर्स ने 40% रिकमेंड किया, मेंबर्स ने कहा जी वो जो बाकी 60% है, नहीं रिमेनिंग नहीं, मतलब उन्होंने कहा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का 60% डिविडेंड होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा था? 40%। अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज एक्ट एक्सप्लेन द फॉलोइंग। वेदर शेयर होल्डर्स आर जस्टिफाइड इन देयर डिमांड। शेयर होल्डर जस्टिफाइड नहीं है, रीज़न दें। डिक्रीज कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज नहीं कर सकते। वेदर द डायरेक्टर्स रिकमेंडेशन इज अप्रोप्रिएट if 70% of undistributed profit comprise of unrealized gain on investment property। क्या नहीं जी, अगर 70% ऑफ प्रॉफिट इसमें से है तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा 30% ऑफ द प्रॉफिट दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे। कॉन्सिक्वेंस ऑफ डायरेक्टर फेल टू पे डिविडेंड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। इस दफ़ा 2 नंबर के लिए वही सारा पूछ लिया, 5 to 5। क्या बात समझ आ रही है? क्वेश्चन 6, अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2017 ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग। रिस्ट्रिक्शन इफ एनी विद रिगार्ड टू डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड बाय कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। एक लिस्टेड कंपनी फाइनल डिविडेंड के हवाले से क्या रिस्ट्रिक्शंस है? अब ये एक ओपन सा सवाल होता है, इसमें आप रिस्ट्रिक्शन में चले जाएं तो प्रॉफिट्स की रिस्ट्रिक्शन का जिक्र कर दें, चाहें तो 10 दिन की रिस्ट्रिक्शन का जिक्र कर दें, और अगर यहाँ रहते हुए डिस्कस करना चाहें तो कहें डायरेक्टर रिकमेंड कर सकते हैं लेकिन फाइनल तो काम डायरेक्टर नहीं कर सकते। मेंबर्स आर द पर्सन जो बताएंगे कि यही डिविडेंड या इससे कम या इसको रिजेक्ट करना, वो मेंबर्स का इख्तियार है। तो जब वो कहते हैं ना रिस्ट्रिक्शन बताएं, तो यहाँ दोनों तरफ रिस्ट्रिक्शन बताई जा सकती है। अगर डर लग रहा है कि वो पूछिए ये पूछिए, बता दें। अगर आपको 5 नंबर लेने की ख्वाहिश है और 5 नंबर के लिए आपको 8-9 मिनट भी लग जाते हैं तो भी कोई बुरा थोड़ी है, और जब आता होता है ना तो 3 मिनट में बंदा लिख देता है, जिसको नहीं आता होता उसे टाइम लगता है।
लें जी, 5वां सवाल। 8 सितंबर 2018 को अशंति लिमिटेड के डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया इंटरिम डिविडेंड 5 पर शेयर और बुक क्लोजर अनाउंस कर दिया 28 सितंबर से 3 अक्टूबर, बोथ डेज इंक्लूसिव। एमी वैरायटी करा दी उन्होंने। तो 28 सितंबर से बुक क्लोजर स्टार्ट हो गया और 8 सितंबर को वो डिक्लेयर कर चुके हैं। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 ब्रीफली डिस्क्राइब व्हेन एएल शुड पे द अबव डिविडेंड। कब ये अबव डिविडेंड दे देना चाहिए? 10 वर्किंग डेज फ्रॉम। तो आप कहेंगे कि बुक क्लोजर का स्टार्टिंग डेट ये है, यहाँ से 10 वर्किंग डेज में पे हो जाना चाहिए। ऑल्सो स्टेट एनी 4 सर्कमस्टांसेस इन विच एएल मे नॉट बी कंसिडर्ड टू हैव कमिटेड ऑफेंस फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। 4 वो केसेस बताएं जहाँ नॉन पेमेंट ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इन्होंने कहा अच्छा भला एक सवाल बिला वजह उस पॉइंट के जा रहा है तो धक्के से फिट कर दिया। हालांकि इस सवाल में काफ़ी कुछ पूछ सकते थे। तो वो सर्कमस्टांसेस तो उनको बहुत ही पसंद है। तो सर्कमस्टांसेस तो डेली दोहराने चाहिए। 9 और 11 इन दोनों चैप्टर्स का एक अलग यूनिट है। अलग यूनिट की वेटेज है 15 से 20। तो आई कैन रीजनेबली एज्यूम कि 8 से 12 नंबर का 9 और 8 से 12 नंबर का 11 आ सकता है। तो 9 से अगर सवाल आना है और ये उन्हें बहुत ही पसंद है, तो अगर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वी आर कॉन्फिडेंट कि 9 से सवाल आ सकता है और ये भी हमें पता है कि कौन सा टॉपिक बहुत ही उन्हें पसंद है, तो उस टॉपिक को तो बॉल घोल के भी लेना चाहिए। वैसे तो हैं ही 2 सफ़े और उसमें से भी एक ख़ास एरिया पे उनकी तवज्जो ज़रूरत से ज़्यादा है। तो वो ख़ास एरिया में पेपर में कितना दुख हो कि वो सर्कमस्टांसेस पूछें और हमें 3 आते हों, तो फिर तो हमने अकादानी ना किया। जब तक इस क्लास में बच्चे आ रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता ठंडे नहीं हुए थे, तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि पोस्ट रिजल्ट में तो 100% रिजल्ट आना चाहिए। मैं बड़े अरसे बाद पोस्ट रिजल्ट की क्लास पढ़ा रहा हूँ और पोस्ट रिजल्ट का अल्लाह का शुक्र है कम दिनों में एम 100% रिजल्ट होता था, क्योंकि पोस्ट रिजल्ट में बच्चे सीरियस होते हैं, टीचर तो बचपन से सीरियस है। अगर बच्चे भी उसे सीरियस मिल जाए तो वैसे ही आग लग जानी है। तो अगर एक पोस्ट रिजल्ट बह जाए तो उसकी तो 100% रिजल्ट आना चाहिए। मैं जज्बाती होकर क्या बैठा, क्योंकि पुराने ज़माने में बच्चे ज़रा सीरियस होते थे। तो अब इस वक्त जो तादाद है और लोग अपने हिसाब से कभी ऑफ़ करते हैं कभी ऑन करते हैं, तो शायद मेरा 100% वाला क्लेम ज़रा ज़्यादा हो गया, लेकिन 80% फिर भी होना चाहिए इंशाल्लाह। मतलब वही बात है कि अगर इतना सारा कुछ आपको गेम समझ आ रही है, मैं एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि ये एरिया है, दिस इज़ द गेम, अगर उसके बाद भी आपने उसको स्किप कर दिया ना, तो फिर इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। और आपको वीकली टेस्ट में प्रैक्टिस भी कराई जा रही है, और वो भी बड़े पुट्ठे पुट्ठे सवाल भी हैं, सीधे सवाल भी हैं। चलें, इमोशनल होना बंद करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ जायंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड लिस्टेड कंपनी इन देयर मीटिंग हेल्ड ऑन 25 फरवरी 2020 हैज अप्रूव्ड 30% इंटरिम कैश डिविडेंड फॉर शेयर होल्डर। सवाल ऐसे शुरू करते हैं जैसे पता नहीं कितना को लॉजिकल सवाल पूछने वाले हैं। While approving the dividend payment, board has authorized to adjust dividend payable to one of the shareholder Kamran Ahmed against the amount due from him। उसने कंपनी के पैसे दे देते थे, कंपनी ने इजाज़त दी है बोर्ड ने कि हाँ भाई उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। सवाल क्या है? स्टेट व्हेन एन इंटरिम डिविडेंड इज डीम्ड टू हैव बीन डिक्लेयर्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ GIL रिगार्डिंग इट्स पेमेंट। कब समझा जाएगा कि इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है? जी, अब ऊपर बुक क्लोजर है सवाल में? नहीं है, तो आप कह देंगे जी इंटरिम डिविडेंड उस दिन डिक्लेयर होता है जब डायरेक्टर्स मीटिंग हो। इन केस ऑफ बुक क्लोजर वो स्टार्टिंग डेट ऑफ बुक क्लोजर होता है। सवाल साइलेंट है तो हम एक्स्ट्रा लाइन लिख देते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या उसकी पेमेंट की, क्या जिम्मेदारी है? 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर हमने लोगों को पे कर देना है। आइडेंटिफाई द सर्कमस्टांसेस अंडर विच डायरेक्टर में विदहोल्ड या एडजस्ट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। वो सर्कमस्टांसेस बताएं जहां डायरेक्टर विदहोल्ड या एडजस्ट कर सकते हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अगर किसी के पैसे रहते हो। अब अगेन उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक ख़ास एरिया पूछा कि कहाँ आप विदहोल्ड या एडजस्ट कर सकते हैं, तो उन पॉइंट्स में से सिलेक्टेड पॉइंट बताए जा सकते हैं। असूलन जितने नंबर हैं उसमें हम उतने ज़्यादा पॉइंट्स तो समझ नहीं आ रहा कहीं से भी कि हम 5-6 बातें लिख दें। तो गालबन ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर किसी के पैसे विदहोल्ड करने हैं तो उसका क्या तरीका है, तो हम कहेंगे SECP से अप्रूवल लेके, याद है SECP से अप्रूवल लेके हम उन सर्कमस्टांसेस में जहाँ SECP इजाज़त दे दे हम विदहोल्ड कर सकते हैं।
तीसरा, लिस्ट द स्टेप विच GIL वुड बी रिक्वायर्ड टू टेक फॉर एडजस्टमेंट ऑफ डिविडेंड पेबल टू कामरान अहमद अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। क्या स्टेप्स लेंगे, उसकी तरफ से अमाउंट जो ड्यू है उसको विदहोल्ड करने के लिए क्या स्टेप्स हैं? SCCP की इजाज़त, और फिर देखेंगे कि उसने पैसे कितने देने हैं, हमने उसके कितने पैसे देने हैं, एडजस्टमेंट के बाद क्या हमारे ज़िम्मे कुछ बचते हैं तो उसे दे देना। अब ये एक जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग का सवाल पूछ लिया, किताब ने हमें ये नहीं बताया था कि आप ये पेमेंट करते किस तरह से, तो फिर हमने अपनी कॉमन सेंस से इसको आंसर कर देना है। अगला सवाल, अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट स्टेट द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन कंपनी विद रिगार्ड टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो दो सवाल रिपीटेडली नज़र आ रहे हैं, डिविडेंड की पेमेंट और उसमें कौन कौन से वो क्या जुर्माना है और कब बचत हो जाएगी, और दूसरा डिविडेंड की डिक्लेरेशन पे रिस्ट्रिक्शन। सॉल्यूशन में से कोई एक आध में इसका सॉल्यूशन देख लें और उस पर पक्के हो जाएं कि अगर वो उस तरह का जवाब सोचते हैं तो आप हर दफ़ा उस तरह का जवाब दे सकते हैं। इन लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 ब्रीफली एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी, और बताएं कि अगर आपने मेंबर्स को बताना है इस क्लोजर का तो उसमें क्या जहन में रखना होगा। बुक क्लोजर के बारे में पूछा, बता देंगे। नोटिस वाली बात क्या बताएंगे? 7 डेज़, कम से कम 7 डेज़ पहले जो है वो आप उन्हें नोटिस दे देंगे ताकि आप बुक्स बंद कर दें। पेइंग एजेंट, वर्किंग डे और मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड, इन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कराएं। पेइंग एजेंट किसे कहते हैं? जो हमारे बिहाफ पे पे कर दे। वर्किंग डेज किसे कहते हैं? जिन दोनों बैंक ओपन होता है। और मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड, कैश डिविडेंड देने के तरीके, कैश वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, डिविडेंड वारंट, चेक। तो ये थे हमारे, किताब के एंड पे वो दिया हुआ है मॉक, देखा है। हम क्या करते हैं, जो बिल्कुल रीसेंट अटेम्प्ट होती है ना वो किताब के एंड पे डाल देते हैं ताकि अगर कभी आप उसको प्रैक्टिस करना चाहें तो आप कर सकें। ज़रा देखें उसमें कोई सवाल डिविडेंड का। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017, इससे पहले कि मैं सवाल पढ़ूं जी, इससे पहले कि मैं सवाल पढ़ूं, एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग ये पाई जाती है कि कंपनी लॉ में ना पहले आसान सवाल आते थे, अब बड़े मुश्किल सवाल आ गए हैं, पहले आसान आया करते थे। तो इंतहाई रिसेंट पेपर का सवाल पढ़ने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिस्ट एनी 4 circumstances अंडर विच चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंपनी शैल नॉट बी पेनलाइज इफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट मेड विद इन प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड। इतना आसान कभी नहीं पूछा था, आपको चॉइस दे दी, वरना वो क्या कहते थे, सर्कमस्टांसेस बताओ, तो आपने 5 के 5 बताने होते थे और वो वाली बात भी लिख देते थे डॉक्यूमेंट्स वाली। और इधर उन्होंने कहा दिया सिर्फ 4 वो सिचुएशन बताओ जहां चीफ एग्जीक्यूटिव को जुर्माना नहीं होगा। तो इंतहाई रीसेंट पेपर में इंतहाई आसान तरीन सवाल आ गया 4 नंबर का, मेरे ख्याल में यही था शायद, एहतियातन एक दफ़ा देख लेता हूँ। हाँ, मोटा मोटा यही सवाल था। तो हमने सारे पास पेपर बशमूल लेटेस्ट पेपर भी देख ही डाला। तो फिर सबके चेहरे पे साफ लिखा नजर आ रहा है।